नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड के पौड़ी में गुरु अद्वैतनाथ की मूर्ति का अनावरण किया है और इस दौरान उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के भी अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। सीएम योगी ने ईद का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। उन्होंने कहा सभी की आस्था का सम्मान है, लेकिन इसके लिए दूसरे को परेशानी हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड का 21 साल से चला आ रहा संपत्ति विवाद अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। कहा कि तेजी से अब दोनों प्रदेशों का विकास हो रहा है। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। अपने पैतृक गांव पंचूर में सीएम योगी आदित्यनाथ पंचूर में अपने घर पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पैदल चलकर अपने घर गए। इस दौरान अपने मां से मुलाकात करी, अपने भाइयों से और अपने तमाम सगे संबंधियों से मुलाकात करी। इस दौरान जब अपने संबंधी छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने करी तो उस दौरान वो काफ़ी भावुक भी नजर आ रहे थे। अपनी मां से मुलाकात करी है और कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबे वक्त के बाद देवभूमि उत्तराखंड का रुख उन्होंने किया है। हालांकि अपने पिता की मृत्यु में भी वो नहीं आ पाए थे, लेकिन अब जब आए अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, तो इस बार ऐसा आए कि पैदल ही अपनी जन्मभूमि और अपनी माँ के पास पहुंचने तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर हटाया जा रहा लाउड स्पीकर लगातार राम की नगरी अयोध्या के प्रकांड विद्वान आचार्य राकेश तिवारी जी ने जनता टीवी से इस संदर्भ में खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आचार्य जी ने कहा कि दुनिया में बहुत सारे नियम कायदे हैं जो लोग अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं और आज के समय में ज्योतिष व्यवसाय बन गया है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का सिलसिला जारी है। कितना जायज है? क्या वाकई सही होना चाहिए या फिर इससे कुछ धर्म की भावनाएं आहत होती हैं? हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पंडित आचार्य ज्योतिषाचार्य राकेश त्रिपाठी जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश में आजकल लाउड स्पीकर उतारने का सिलसिला जारी है, पुलिस उतरवा रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पहले तो आप ये बहुत अच्छा कदम है। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिन्होंने आदेश दिया है उनका सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण बहुत हो रहा था और ध्वनि प्रदूषण बिना मतलब के हो रहा है। भाई अगर जरूरत है, कथा है तो आप परमिशन कर लीजिए। उसके नाम पर जो डीजे रोड पर बज रहा था, हार्ट की बीमारी अगर हो तो आदमी हार्ट हो जाए, इतना तेज बज रहा था, इतना दुरुपयोग हो रहा था कि आदमी का दिल दहल जाता था। उस दुरुपयोग को बंद कराया है। मंदिर के नाम पर पूरी रात लाउड स्पीकर लगा देते थे, कैसे लगा देते थे, बगल वाले आदमी सो नहीं सकते थे। हम लोग स्वयं देखते थे कि रात में बैठे हैं, चार लोग बात कर रहे हैं, बगल में इतनी तेज आवाज हो रही है, वॉल्यूम फुल कर दिए। कथा प्रवचन शांता सुखाई के लिए क्या आता है, ये प्रदर्शन के लिए नहीं है। लेकिन एक विशेष समुदाय इसका विरोध भी अंदरूनी तरीके से कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि जो विशेष समुदाय है आज जितना सुरक्षित वो है उतना देश में कोई दूसरी बात नहीं है। अगर माइक मस्जिद से उतारा गया है तो माइक मंदिर से भी उतारा गया है। अगर मंदिर पे लगा होता तो आप मान लेते। जब दोनों बराबर उतर रहे हैं, दूसरी बात, जितनी भी सरकार की जनकारी जन संस्था के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो दोनों को बराबर मिल रहा है। तो ये कैसे आप मान लिए कि जन समुदाय के लिए विशेष नुकसान हो रहा है, अब आहत हो रहे हैं? ये उनकी केवल सोच है या कुछ लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा व्यक्तिगत मत है, या आप भी समाज में रहते देखे होंगे कि ध्वनि प्रदूषण से शादी विवाह अगर आपके मोहल्ले में था तो इतना तेज डीजे बजता था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे रात को नहीं सो सकते थे। ये समस्या आपके ऊपर भी आया होगा। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ज्योतिष को लेकर इस समय
तमाम उद्योग धंधे शुरू हो गए हैं। कितना जायज है? और लोग चूंकि परेशान होते हैं तो ज्योतिष पर विश्वास भी करते हैं। ये आज से नहीं, सनातन धर्म पुरखों से चला आ रहा है। किस तरीके से इसको देखते हैं आप और कैसे इसको कम किया जा सकता है? देखिए, ज्योतिष वेद का नेत्र है। वेदांग जो वेद के 6 अंग हैं उसमें ज्योतिष नेत्र है। सब कुछ ज्योतिष ही है। अगर ज्योतिष न होता या ज्योतिष न होती तो हम आप बैठे न रहते। अगर आपने समय दिया है, घड़ी आपकी 200 वर्ष पहले आई है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 आई हो पहले। कंप्यूटर आपका 50-60 साल पहले आया होगा। कालगणना हजारों अरबों वर्ष थी। मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से कि जो नासा वाले आज निकालते हैं कंप्यूटर माध्यम से कि सूर्य की दूरी इतनी है। हनुमान चालीसा जिसकी आपने बात किया है, युग सहस्त्र योजन कर भानो नील होता है मधुर प्रमानो, गोस्वामी जी लिखा था उस युग में। आज उससे 1 इंची सूर्य की दूरी नासा नहीं बता पाया। नासा में कौन ऐसी चीज जो देता है जो मेरे पंचांग में नहीं होता है? मैं स्वयं पंचांग का संपादक हूं। अयोध्या से ज्योतिष निकलता है। पूरे भारत में मात्र 30 लोग पंचांग करता हैं, लेकिन 5 रुपया पंचांग पर छूट नहीं मिलती है और अरबों रुपया नासा को मिलता है। जबकि जो पंचांग में लिखा होता है उससे अधिक नासा नहीं बता पाता है। अब यह जो देन आपने बताया कि ज्योतिष के नाम पर लूट हो रही है, सही है। ये केवल कंप्यूटर और टीवी है कि लोग परेशान हैं। आपने कहा परेशान है। वो टीवी काल सर्प योग और मंगल योग, ये फला योग बना करके उनको नक्षत्र का ज्ञान नहीं है, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है और उसके नाम पर ठगी कर रहे हैं। तो ये परम विद्वान आचार्य राकेश तिवारी जी अयोध्या राम की नगरी से आए हैं। बात करेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें बताई, वो जो विकार थे, जो असमंजस की स्थिति में जो चीज़ें थी, उसको दूर किया है। कैमरामैन राजेश के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीच में मनमुटाव की खबरों के बीच अब एक बार फिर से तल्खी सामने आती नजर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को ईद की बधाई देते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। तेज रफ्तार 2 वाहनों की भिड़ंत से आज कासगंज के पटियाली क्षेत्र में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अशोकपुर के पास बदायूं मैनपुरी हाईवे की इस दुर्घटना में करीबन 11 लोग घायल हुए, जिनमें से गंभीर 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए घायलों का समुचित इलाज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। एसपी के मुताबिक दोनों गाड़ियों में सवार यात्री फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, क्योंकि टेम्पो और बोलेरो दोनों ही फर्रुखाबाद नंबर की रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। पुलिस के मुताबिक टेम्पो में 10 यात्री सवार थे, जबकि बोलेरो में 7 यात्री सवार थे। दोनों गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हुई। बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जबकि टेम्पो में सवार 7 लोगों की मौत हुई है। आज एक दुर्घटना हो गई है पटियाली में, अशोकपुर क्षेत्र के अंतर्गत। वहां पर एक बोलेरो एक टेम्पो की भिड़ंत के कारण ये दुर्घटना हो गई है, जिसमें कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको हम यहाँ पर ले आए हैं। बाकी अभी तक के इस घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। जो लोग थे वे फर्रुखाबाद जनपद से हैं और उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी फर्रुखाबाद जनपद की तरफ से हैं। वहां पर फर्रुखाबाद जनपद में भी प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है और संबंधित जो घर वाले परिवारजन हैं उन सभी लोगों को बता दिया गया है। जो घायल व्यक्ति हैं वो इस समय यहाँ पर चिकित्सालय जनपद कासगंज में है, जहाँ पर मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा साथ में अभी मुआयना किया जा रहा है।
गाजियाबाद में हिजाब को लेकर प्रदर्शन का मामला सामने आया। मामला मोदी नगर गिन्नी देवी डिग्री कॉलेज का, जहां पर हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रिंसिपल के कमरे में अपनी कुछ समस्याएं लेकर पहुंची छात्राओं से कॉलेज प्रिंसिपल ने बात करने से इनकार कर दिया और कॉलेज से बाहर जाने को कह दिया, जिसके बाद कुछ छात्राएं सड़क पर आ गईं और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं। जिसके बाद पास में मौजूद पुलिसकर्मियों ने वहां पर पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश करी और वापस कॉलेज में बातचीत के लिए ले गए। जिसके बाद प्रिंसिपल ने कहा ये बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं थे, इसलिए इनको बाहर निकलने के लिए कहा गया है। जबकि छात्राओं का आरोप है कि कुछ छात्राएं ही यूनिफॉर्म में नहीं थे, बाकी अन्य छात्राओं ने हिजाब लगा रखा था। आज वो सब लड़कियां थी कि टैबलेट मिल रहे हैं टैबलेट, तो फिर हम कह रहे कहाँ मिल रहे हैं, कह रहे मैम से बात करने चलते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो देखा तो मैम, हमने अंदर कहा कि मैम मैम से बात करनी है। कहने लगी कि हम जैसे हिजाब को देख लिया एकदम, कहने लगी कि तुमने हिजाब पहन रखा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर हमने कहा कि एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ, हम अंदर नहीं जा रहे तो तुम बाहर आ जाओ, तुम हमारे जो भी प्रॉब्लम है हमारी सुन लो। कहने लगी नहीं, हिजाब उतार के जब ही अंदर आओ। फिर हम कितनी देर तक बाहर खड़े रहे कि बाहर आ जाए। और बेटी का फोन आया था, बेटी का उनका, हम कॉलेज में गए थे, उन्होंने कहा मुझे विदाउट ड्रेस है, मुझे बाहर कर दिया। फिर और जो ड्रेस वाले बच्चे गए उन्होंने कहा ये हिजाब वाली ना बाहर करो। तो ये बात हुई थी बस। फिर बाकी काफ़ी टाइम बाद फिर फ़ोन आया, मैंने क्या हुआ अभी, उनका बस हमने रोड पर जाम लगाया। फिर पुलिस प्रशासन आया, वो लेकर के अंदर गए। फिर पुलिस प्रशासन ने बात की है और 4 दिन बाद जो भी कुछ होगा 4 दिन बाद बात होंगी इसकी। बस आज टैबलेट वितरण हो रहा था जी, हमारे करीब 69 बच्चों को टैबलेट बंटने थे। 55 बच्चे ले जा चुके हैं टैबलेट। उसी में छात्राएं जो है, उस समय भी छात्राएं बहुत सारी यूनिफॉर्म में नहीं आई थी, तो हमारे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म में ही बच्चों को नॉक करेंगे। तो उसी पर बच्चों ने रहा उनका। बच्चों ने देख पता लगा कि बच्चों ने सड़क जाम भी की थी यहाँ पर, वीडियो वायरल हो रहा है। बाहर जाकर वो क्या कर रहे हैं और उनका क्या वर्जन है, और छात्राएं जो है वो यहाँ पर सिर्फ उनको इसे लेकर बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया है। और ये तो मेरे से संज्ञान में नहीं है कि उन्होंने क्या। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आज से उसका आगाज हो चुका है। आज यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं। 6 मई को केदारनाथ धाम और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तस्वीरें आप देख पाएंगे। यात्रा के पहले चरण में 45 दिनों तक के लिए चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से तमाम जो यात्री हैं वो पहुंच रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्थाएं जिस तरीके से सरकार की तरफ से होनी चाहिए, तो व्यवस्थाएं उतनी सुदृढ़ नहीं है। आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। तो वहीं चंपावत सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी संगठन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई, साथ ही वहां पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंपावत की जनता ये चाहती थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ें और अब वो दिन भी आ गया है जब चंपावत की जनता एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में वोट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारी मतों से विजय दिलाएगी। रूप से उपचुनाव की घोषणा हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नमनतुल्य कार्यकर्ता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम हैं, ये सभी कार्यक्रम बूथ लेवल के आयोजित होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव के मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के नमनतुल्य कार्यकर्ता एक्टिव और इफेक्टिव दोनों ही मुद्रा में रहते हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब उपचुनाव चंपावत, माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, ऊर्जावान हैं और चंपावत की महान देवतुल्य जनता आतुर थी। इस तिथि की घोषणा को लेकर के तिथि घोषित हो चुकी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की योजना बन चुकी है किस तरीके से चुनाव को लड़ना है। वहाँ प्रभारी भी घोषित हो चुके हैं और निश्चित रूप से बड़ी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतने जा रही है।